पीसीओडी और पीसीओएस इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको हमें आज समझना है। हमारे पूरे पॉपुलेशन में, फीमेल पॉपुलेशन में 6% वुमेन्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। 50% केसेस हम देख रहे हैं ये 20 साल से कम है और 20 से 30 साल में ये सबसे ज्यादा कॉमन है, अफेक्टेड है। 60% वुमेन्स ये अनओव्युलेटरी साइकिल्स को फेस कर रही हैं। 90% वुमेन्स को चिन पे हेयर है, अपर लिप्स है जो उन्हें बार बार रिमूव करने पड़ते हैं। 80% फीमेल्स ओबीज हैं, किसी को ब्रेस्ट पर, किसी को हिप्स पर, किसी को थाइज पर, किसी को आर्म्स के ऊपर। अभी ये समझने से पहले नॉर्मल पीरियड क्या है ये पहले समझते हैं। सो नॉर्मल पीरियड क्या है? 4 दिन ब्लीडिंग होता है, 14वें दिन 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है और अगर ये ओव्यूलेशन फर्टाइल नहीं हुआ तो उसके बाद 15 दिनों में आपके फिर से पीरियड्स आ जाते हैं। ये अभी प्रेगनेंसी नहीं है तो ओव्यूलेशन हमारा वेस्ट होकर जो भी यूट्राइन ब्लीडिंग है वो हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि पीरियड्स आ गए। पीसीओडी या पीसीओएस में क्या गड़बड़ हो जाती है? पीसीओडी या पीसीओएस में ये जो ओव्यूलेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अगर सीधी लैंग्वेज में बताना है आपको तो साइकिल्स के शुरुआत के दिनों में हमारी ओवरीज में से कोई 3 से 4 सेल्स सिलेक्ट होते हैं। सो आपको बताना चाहूंगी, बाय बर्थ, जन्म लेते ही हमारे पास 1.2 मिलियन इतने एग्स है हमारे हर एक ओवरी में। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब तक कुछ इसमें से शेड ऑफ हो जाते हैं और कुछ जो है वो यहाँ से आगे आते हैं। जब हम मैरिज करते हैं उसके बाद में, रिलेशनशिप में आने के बाद में अगर ये विदाउट प्रोटेक्शन फर्टाइल होते हैं तो प्रेगनेंसी रहती है। अगर हम प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं तो ये यूट्रस जो है वो रोता है। इट मीन्स दैट इट शेड ऑफ, जो भी उन्होंने इंटरनल लाइनिंग तैयार की है गर्भ की थैली में वो निकल जाती है और ब्लीडिंग होता है। कई सारे कारणों की वजह से ये जो 3 से 4 एग्स बड़े होते हैं वो बड़े नहीं हो पाते, एक साथ 4-5 बड़े हो जाते हैं। ओवर स्टिमुलेशन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, डाइट रीजन हो सकता है, गलत लाइफस्टाइल रीजन हो सकता है। किसी भी रीजन के वजह से 1 महीने में एक एग बड़ा ना होते हुए एक साथ 4-5 एग बड़े होने लगते हैं। जब ये 4-5 एग्स बड़े होने लगते हैं तो हमारे हार्मोन्स का जो ट्रिगर है वो कम गिर जाता है और एक भी अंडा फूटता नहीं है, यानी कि एक भी एग सही तरीके से रप्चर नहीं हो पाता और उसमें से जो एग सेल है वो बाहर नहीं आ पाती। अगर कोई फल फूटता नहीं है, काटते नहीं हैं हम, तो उस फ्रूट का क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? उस फ्रूट का क्या होगा? वो फ्रूट क्रम्पल्ड हो जाएगा, है ना? घर में रखा हुआ बहुत पुराना अगर फ्रूट है तो वो जगह पे सिकुड़ जाएगा और फिर उसमें का कोई हमें काम में नहीं आएगा। सिमिलर थिंग हैपन्स विद आवर एग्स टू, हमारे अंडों के साथ में भी यही होता है। ओवरीज में जो एक साथ बड़े हुए अंडे हैं उसमें से ये एग सेल बाहर नहीं निकल पाती, रप्चर नहीं होते और वही सारे एग्स क्लस्टर बन के एक साथ सिकुड़ के कॉर्नर में ओवरीज में बैठ जाते हैं। हर साइकिल में 3-4 एग, हर साइकिल में 3-4 एग ये चलते रहता है और ये जो ओवरीज है ये बल्की बन जाती है, हेवी बन जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये शांति से थोड़ी ना बैठेंगे, ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं जो हमारे बाकी अवयवों पर भी परिणाम करने लगते हैं। अगर ये पॉलीसिस्टिक यानी ये बने हुई जो गठाने हैं, सिस्ट है, ये अनट्रीटेड रही तो फिर यही सिस्ट हॉर्मोन्स आगे सिक्रीट करके आपके शरीर के अन्य अवयवों पर भी परिणाम करने लगती है और पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज
ये सिर्फ ओवरी जितना ही मर्यादित ना रहते हुए ये PCOS में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो सिर्फ ओवरीज को नहीं बाकी अन्य शरीर के अवयव जैसे लीवर है, पैंक्रिया है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सभी पर परिणाम करने लगते हैं। जब बाकी अवयवों की इन्वॉल्वमेंट आने लगती है तब हम उसे बोलते हैं PCOS। अभी आज हॉर्मोन्स के नाम के झमेले में नहीं पड़ेंगे, आज PCOD को, PCOS के सिम्टम्स को जानकर उसको फाइट कैसे करना है विद डाइट एंड योगा, ये हम जानने वाले हैं। नॉर्मल साइकिल अभी हमने डिस्कस की और PCOD साइकिल भी हमने डिस्कस की, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है और पीरियड्स भी नहीं आते हैं। यू कैन सी डिलेड मेंसेस इनटू दैट। नॉर्मल साइकिल में यस ओव्यूलेशन टाइम पे होता है और पीरियड्स भी टाइम पर आते हैं। जस्ट आई विल गिव अ ओवरलुक ऑन टू दिस कि नॉर्मल साइकिल क्या होती है। फीमेल्स की साइकिल मून साइकिल के साथ में कोरिलेट की जाती है। जैसे मून बढ़ता है पूर्णिमा आती है, मून कम होता है अमावस्या आती है। सिमिलरली मून बढ़ता है इज अ ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन होता है पूर्णिमा, अगेन कम होते जाता है एंड देन अमावस्या, दैट इज अ ब्लीडिंग पीरियड शुरू हो जाता है वहां पे। सो ये मून साइकिल 28 डेज की फीमेल साइकिल है जहां पे हम ये कोरिलेट किया जाता है। सो नॉर्मल साइकिल शुड बी ऑफ 28 डेज। मेरी रेगुलर 45 डेज साइकिल है, अगर ऐसे कोई कहता है तो ये गलत है। नॉर्मल 45 डेज की साइकिल कभी नॉर्मल नहीं हो सकती, ये एबनॉर्मेलिटी है, इट शुड बी ट्रीटेड। ओके, डिलेड साइकिल कैन रिप्रेजेंट एनी पैथोलॉजी इन योर बॉडी, सो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको डॉक्टर के साथ बात करनी जरूरी है। मेरी हर 28 डेज में साइकिल आती है बट मुझे एक ही दिन ब्लीडिंग होता है, वो भी हाफ पैड। इफ समवन इज सेइंग दैट दिस इज अ नॉर्मल, किसी किसी को कम हो सकता है, किसी किसी को ज्यादा, गलत है। अ नॉर्मल साइकिल वुमेन्स को ब्लीडिंग कितना होना जरूरी है, कितना परिणाम बताए यहाँ पे डॉक्टर है कुछ आयुर्वेदिक, कितना 50 ml। या सो उतना ब्लीडिंग होना यही नॉर्मल साइकिल है। अगर इससे कम हो रहा है इसका मतलब है कि आपकी साइकिल एबनॉर्मल हो चुकी है। अगर बहुत पेनफुल है, मेडिसिन के अलावा आपकी साइकिल आगे ही नहीं जाती है, इसका मतलब है आपकी साइकिल एबनॉर्मल है। सो टू फाइंड आउट द एबनॉर्मल साइकिल आपको ये ढूंढना चाहिए। कई बार PCOD इट्स अ वेग, हम बोलते हैं कि डिलेड मेंसेस, लेकिन PCOD इतना अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी रेगुलर साइकिल होने के बावजूद, सब सही होने के बावजूद भी सोनोग्राफी में अगर देखते हैं तो PCOD पिक्चर दिखता है। नॉर्मल सोनोग्राफी हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं, सोनोग्राफी में PCOD पिक्चर दिखता है। सो हर PCOD इज नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट द सिम्टम्स, सिम्टम्स दिखाएंगे ऐसे ही नहीं, और सब PCOD की सेम सिम्टम्स हो ऐसे भी नहीं, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। फिर कैसे पहचाने कि मुझे PCOD है और ये कैसे है? सो पहचानने से पहले कुछ कारण जानते हैं। इट इज अनसर्टन, ये कुछ बताना बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने पहले कहा। कुछ है पिट्यूटरी ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटी, कुछ है थायराइड ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटी, थायराइडिज्म कैन बी वन ऑफ द रीजन। कुछ है एबनॉर्मल ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस, स्टेरॉइड्स के वजह से होता है। कुछ है जेनेटिक कारण, माँ को भी PCOD है, बहन को भी है, आपको भी हो सकता है। देन स्ट्रेस है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, पहले ही कहा, मन का शरीर पर और शरीर का मन पर परिणाम होते जाता है और इसीलिए ये स्ट्रेस हमारे आरोग्य को नुकसान पहुंचाता है। सिडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह पे बैठ के काम, IT फील्ड है, CA है, कई सारे लोग हैं, खड़े होकर काम करने वाले लोग, टीचर्स है, प्रोफेसर है, कंटिन्यू बोलना पड़ता है उनको। सो उनका अपान वायु ऊपर जाता है और उनका ब्लीडिंग कम हो जाता है, अर्ली मेनोपॉज आ सकता है, ऐसी चीजें हो सकती है। इम्प्रॉपर डाइट की वजह से पोषण ही नहीं हो रहा है, सुबह एक बार खाया डायरेक्ट रात को खाना खाते हैं, रस का पोषण नहीं होगा तो साइकिल कैसे रेगुलर नॉर्मलाइज होगा? या फिर इतना खा रहे हैं कि डाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे पीरियड्स रेगुलर आएगा? सो इम्प्रॉपर डाइट एंड लैक ऑफ वर्कआउट, ये सारे कारण हैं जिसके वजह से ये PCOD होता है। लाइफस्टाइल में भी कई सारी चीजें हैं
जो और कारण बताती है। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, शिरस्थ यानी कि सिर में रहने वाला पित्त, वात या कफ प्रकोप अगर होता है तो पीसीओडी हो सकता है। अभी पीसीओडी टर्म तो आयुर्वेद में लिखी नहीं है, बट तत्सम कुछ वर्णन किया है, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। सिर से ठंडे पानी से नहाना, वात के काल में शाम को सिर से नहाना, उसके बाद में तेल को सिर पर ना लगाना, रात को देर से सोना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर से नहाना, इन सारी चीजों से भी पीसीओडी हो सकता है। अगर हम ठीक से देखेंगे तो ये सारी चीजें शरीर में कैसे इंपैक्ट करती हैं। नॉर्मल साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले हमारा ब्रेन ठीक चाहिए, क्योंकि वहीं से स्टिमुलेशन मिलेगा। फिर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि वही सेक्स के सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। फिर हमारा थायराइड सही होना चाहिए, बिकॉज वही तो स्टिमुलेट करता है हमारे ओवरीज को। फिर उसके बाद में हमारा डाइजेशन सही होना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन सही होगा तभी रस से रक्त बनेगा और तभी हमारी साइकिल नॉर्मल हो जाएगी। एंड लास्टली जेनेटिक, हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा मत सोचो, इट कैरीज ओनली 25% जीन्स फ्रॉम योर मदर एंड फादर। उसमें से भी मदर के सिर्फ 12.5 जीन्स है। सो दो योर मदर इज हैविंग पीसीओडी, विद अ गुड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यू कैन ट्रीट दिस पीसीओडी। कई पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर ने हमें कहा, या हमने ऐसे पढ़ा है, हमने ऐसे सुना है कि एक बार अगर पीसीओडी हो गया तो जिंदगी भर वो नहीं जाता। लाइक अ डायबिटीज, लाइक अ थायराइडिज्म, जिंदगी भर हमें मेडिसिन लेने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज भी हमेशा के लिए जा सकता है, थायराइड भी हमेशा के लिए जा सकता है, और पीसीओडी भी हमेशा के लिए जा सकता है, आपके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और डाइट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ में। कोई भी इस तरह की व्याधि जो आपके फिजियोलॉजी पर निर्भर करती है वो ठीक हो सकती है। उसके लिए आयुर्वेद में साध्या साध्यत्व बताया गया है, और वो वैद्य को आप दिखाकर जान सकते हैं कि वेदर योर डिसीज इज गोइंग टू बी क्योर और नॉट। बट वैद्य तक पहुंचना जरूरी है, खुद के प्रेडिक्शंस हमें नहीं करने हैं। ओके, सो अभी जो मैंने डिस्कस किया, थायराइड है हमारा, हमारे अदर अवयव है इनकी इन्वॉल्वमेंट, जिसके कारण हमें इस पीसीओडी के लिए फेस करना पड़ता है। क्या क्या दिखता है फीचर, इसमें से एक भी फीचर आपको दिख रहा है तो आपको डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के लिए जाना है। मेंसेस इरेगुलर, जल्दी आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, कम ब्लीडिंग हो रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, कम पेन हो बहुत पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अनओव्यूलेशन, इनफर्टिलिटी, अनओव्यूलेशन कब पता चलता है? मेंसेस रेगुलर है बट प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है, पता चलता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है। हिर्सुटिज्म, होठों के ऊपर बाल बढ़ रहे हैं, चिन पे बाल बढ़ रहे हैं, फेस पे बाल बढ़ रहे हैं, एक्ने, पिंपल्स आ रहे हैं चेहरे के ऊपर, ओबेसिटी, सिर्फ पेट पे ही फैट बढ़ रहा है, थाइज पे फैट बढ़ रहा है, हिप्स पे फैट बढ़ रहा है। देन उसके बाद में एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस, इट मींस थिक एंड पिगमेंटेड स्किन, स्किन पर पैचेस आते हैं एक पर्टिकुलर तरीके के, उससे पता चलता है हमें। उसके बाद में हाइपर एंड्रोजेनिज्म, इसका मतलब है एंड्रोजिन अगर बढ़ जाते हैं, यानी मेल हार्मोन्स अगर फीमेल्स में बढ़ जाते हैं तो ऐसे हो सकता है। मेल हार्मोन्स फीमेल बॉडी में बढ़ने के भी कई कारण हैं, उसकी रहन सहन, उसके विचारों की दिशा, वो जो सीन्स देख रही है, मूवीज देख रही है, उसके वजह से भी एंड्रोजिन्स शरीर में बढ़ जाते हैं। उसके बाद में है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो मैं बोल रही हूँ, स्किन पे पैचेस आते हैं, वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस के वजह से आती है। जब अदर ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होने लगती है तब हमें अदर कैरेक्टर्स भी चेहरे पर दिखने लगते हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स दिखते हैं? जैसे कि डायबिटीज हो जाता है, एक्ने आ जाते हैं, हिर्सुटिज्म, बाल बढ़ने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन होने लगता है, कम ब्लीडिंग होने लगता है, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ने लगती है, एंजाइटी हो जाती है,
डिप्रेशन फील होता है, देखो मानसिक भी लक्षण दिखते हैं। हाँ, जैसे जैसे पीरियड्स नजदीक आते हैं ना, वैसे वैसे हाइपर एक्टिव हो जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, पुअर सेल्फ एस्टीम हो जाता है। किन किन पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है, शांत हो जाते हैं, कोई पेशेंट एग्रेसिव हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो इन शॉर्ट, अगर ये पीसीओडी केयर नहीं किया तो ये पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इतने सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसमें से एक भी सिम्टम दिखता है तो आपको आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना जरूरी है, ये ना भूलें। इन्वेस्टिगेशन बहुत सिंपल है, सोनोग्राफी के साथ में और हार्मोनल ब्लड टेस्ट के साथ में पता चल जाता है कि ये पीसीओडी है। ओवरीज का जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो दुगना हो जाता है, इसीलिए हमें जब भी डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं तब तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस कैन टेक यू टुवर्ड्स अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स। आगे देखते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल ओवरी एंड द पॉलीसिस्टिक ओवरी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ही ओवम बढ़ा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर मेनी और एक भी ठीक से नहीं बढ़ रहा है ना। सो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत फ्लैट है, यहाँ पे दिख रहा है कि बलून जैसी भरी हुई ये ओवरी दिख रही है। अभी देखते हैं आयुर्वेद क्या कहता है इस पीसीओडी के बारे में। ये जो पीसीओडी या पीसीओएस है, ऐसे कोई पर्टिकुलर डिसीज किसी योनि व्यापद में आयुर्वेद में दिया नहीं है, पर हाँ आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक जी, इन्होंने इसके बारे में बताया है। क्या बताया है? वृथा पुष्पम तु नारी यथा कालम प्रपश्यति स्थूल लोमश एड़ा वह पुष्पग्नि सापी रेवती। सो इसमें क्या बताया? वृथा पुष्पम यानी कि अनओव्युलेटरी साइकिल और फ्रूटलेस, जिसमें से ओव्युलेशन नहीं होता है या कंसेप्शन नहीं होता है। यथा कालम प्रपश्यति, मेंस्ट्रुएटिंग रेगुलरली, रेगुलर मेंसेस में भी ये अनओव्युलेटरी साइकिल हो सकती है। सो मेंसेस रेगुलर है या इरेगुलर है इससे नहीं, लेकिन हमें और किस चीजों से पता चलता है? स्थूल लोमश गंडा, स्थूल यानी कि ओबेसिटी बढ़ती है, और लोमश गंडा यानी कि हेयरी चिन दिखती है, सापी रेवती। तो ये एक वर्णन पुष्पग्नि जाता हरिणी में आया हुआ है जो थोड़ा सा रिजेम्बलेंस देती है हमारे इस पीसीओडी के पिक्चर के साथ में। तो फिर कैसे समझेंगे? 4 कारण से हम इसे आयुर्वेद में बांटते हैं। पहला है आर्तव दुष्टि, जो भी ब्लीडिंग हो रहा है उसी में अगर प्रॉब्लम है तो ये आर्तव कहाँ से तैयार होता है? आर्तव यानी मेंस्ट्रुएटिंग ब्लड। अभी मेंस्ट्रुएटिंग ब्लड के बारे में भी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये अशुद्ध होता है। मेंस्ट्रुएटिंग ब्लड ये सबसे प्योर ब्लड होता है। पता है क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएटिंग ब्लड ये आपके गर्भ के पोषण के लिए बना हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो मेंस्ट्रुएटिंग ब्लड ये अच्छे क्वालिटी का ब्लड होता है, ये बुरा ब्लड नहीं है, ये अशुद्ध रक्त नहीं है, ये प्लीज ध्यान में रखें। अगर इस और ये ब्लड किस चीज से तैयार होता है? जो भी आहार आप लेते हैं उस आहार का पचन होने के बाद में शरीर में रस धातु तैयार होता है, रस धातु से रक्त तैयार होता है, और इस रक्त से ये रज तैयार होता है, आर्तव तैयार होता है। यानी अगर आपका रक्त शुद्ध है तो आपका आर्तव शुद्ध है, और रक्त शुद्ध आहार के वजह से है। इसीलिए आजकल पीसीओडी मुझे पर्सनली ऐसे लगता है ये 90% आहार के वजह से है, और 50% केसेस ये लाइफस्टाइल, रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ द लाइफस्टाइल की वजह से है। और इसीलिए हमें इसको समझना है कि ये क्यों हो रहा है। ये रक्त की दुष्टि की वजह से हो रहा है। फिर रक्त की दुष्टि के कारण अलग अलग हो सकते हैं। वात प्रकोप के कारण अलग सिम्टम दिखेंगे, पित्त प्रकोप के कारण अलग सिम्टम दिखेंगे, कफ प्रकोप के कारण अलग सिम्टम दिखेंगे। इसलिए एलोपैथी भी कहती है कि दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। ये अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि उसमें वेरिएशंस है, और वो तभी पता चलेगा जब हम पर्सनल हिस्ट्री लेंगे। हर पीसीओडी का कारण अलग होता है। 2-3 एग्जांपल्स बताती हूँ, शायद आप में से किसी को रिजेम्बलेंस हो। मेरे पास एक बच्ची थी छोटी, मतलब शी वाज 14 years old,
और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, उसके मेंसेस भी इरेगुलर थे। हिस्ट्री में पता चला कि उसकी माँ वर्किंग है और वो सुबह उसको नहला नहीं पाती, इसीलिए उसकी जब से हाई स्कूल में गई है, तब से स्कूल जब मॉर्निंग में है, तब से वो इवनिंग में नहा रही है। सो स्नान ही, बात ही इवनिंग में, हेड बात भी इवनिंग में, और उसके कारण शिरस्थ, वात प्रकोप और कफ प्रकोप होकर आवरण तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट है आवरण। ये कफ के आवरण की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो सीक्रेट कर रही थी हार्मोन्स, वो ठीक नहीं सीक्रेट कर पा रही थी, और उसके वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन भी डाउन, हाइट भी नहीं बढ़ रही है, और उसके वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ओव्यूलेशन करती है वो भी एबनॉर्मल। देखा कारण क्या है? कितने भी मेडिसिन देंगे, कारण ही दूर नहीं होगा तो रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। और इसीलिए लोग कहते हैं कि मरते दम तक मेडिसिन लेना पड़ेगा, पीसीओडी नहीं जाएगा। अगर कारण दूर करोगे तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 साइकिल्स में आप ठीक हो जाओगे। कारण समझना जरूरी है, और उसके लिए आपकी हिस्ट्री आपके वैद्य से लेना आपको जरूरी है। तो दूसरा मुद्दा था आवरण। ये जैसे एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, रात को देर से सोना हो सकता है, ऑयलिंग ना करना हो सकता है, सिर से ठंडे पानी से नहाना हो सकता है। सो इसके वजह से दोषों पर गलत आहार विहार, बासी खाना, फ्रिज का खाना, कोल्ड ड्रिंक्स का लेना, विरुद्ध आहार, इन सभी से आम दोष तैयार होना, एक जगह पे बैठे रहना, कुछ भी काम ना करना, या ओवर एक्सर्शन करना, ओवर राइडिंग ऑन द बाइक करना, इनमें से किसी से भी दोषों का प्रकोप हो सकता है। एक दोष का दूसरे दोषों पर आवरण आ सकता है, और हमारी साइकिल एबनॉर्मल होकर हमें पीसीओडी या पीसीओएस का पिक्चर दिख सकता है। देन है अस्त्रिक दोषा। अस्त्रिक रेफर्स टू द ओवम। ओवम ही एबनॉर्मल है, जैसे जेनेटिक से आता है, या मेंस्ट्रुअल ब्लड एबनॉर्मलिज्म स्थानिक। इसके लिए आयुर्वेद में उत्तर बस्ती बताई गई है, जिसके कारण ये अस्त्रिक दोष कम हो सकता है। देन डाइटेटिक हैबिट्स, अभी बताया कि खाने से ही रस, रस से ही रक्त तैयार होता है। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ओनली विद द डाइट, और शुक्र धातु तक जाने के लिए 7 कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस करना है। सही रस बनेगा तो रक्त बनेगा, रक्त बनेगा तो मांस बनेगा, मांस बनेगा तो मेद बनेगा, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्रम क्रम से तैयार होते हैं। अगर डाइट सही नहीं है तो शुक्र धातु सही नहीं बनेगा, और रक्त धातु सही नहीं बनेगा तो आर्तो भी सही नहीं बनेगा। इसीलिए हमें रक्त की और हमारे रस, डाइट की बहुत केयर लेना जरूरी है। सो अगर हम देखते हैं बेसिकली, तो ग्रंथि यानी कि यहाँ पे कुछ वैद्य भी है। सो हम बोलते हैं कि कफ वातज प्रकोप से ग्रंथि तैयार होती है, बट कई बार ऐसे भी देखा गया है, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। ग्रंथि, उसमें भी भेद दिए गए हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 दोषों से ग्रंथियां तैयार हो। हमने ग्रंथि के भेद देखे हैं, तो हमें जब हिस्ट्री ले रहे हैं तब हेतुओं में भी हमें वह ढूंढना जरूरी है कि किस दोष के कारण ये आया है। सो मेन बेसिक दोष इस कफ, आवरण है ये तो है, लेकिन वो वात के साथ जुड़ा है या पित्त के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको जानना जरूरी है। अभी हम देख सकते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमें क्या क्या देखना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं वेट लॉस, 10% वेट लॉस। व्हाई 10% वेट लॉस? आपको पता है आपकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है, आपके टमी के ऊपर जो फैट है, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द फैट टुवर्ड्स द बेली। वो और ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है, वो और फैट को अट्रैक्ट करता है, और फैट और ईस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है। ये साइकिल बढ़ती जाती है, पेट बढ़ता जाता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन को लोअर डाउन होने नहीं देता, और 3-3, 6-6 महीने तक साइकिल्स नहीं आते हैं। सो स्थौल्य, सेंट्रल ओबेसिटी को हिलाओ। सबसे पहले वेट लॉस करना है तो डाइट नहीं जरूरी है, वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे टमी के तरफ, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। सो फिर क्या करना पड़ेगा? योगा करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। जुम्बा,
व्हाट डू यू थिंक? जुम्बा के बारे में क्या सोचते हो? वी डू नॉट एडवाइज जुम्बा इन पीसीओडी, ओके, क्योंकि ये बहुत विगरस होता है जो स्टेरॉइड्स को स्टिमुलेट करता है, so we don't want it. Okay, so we will follow the exercises and yoga during this PCOD and PCOS treatment. धात्वाग्नि दीपन ये आपके डॉक्टर करेंगे। धात्वाग्नि दीपन यानी कि आपका डाइजेशन सही करना। कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, डकारे आती है, एसिडिटी होती है, कोई भी माइनर प्रॉब्लम इजी कंसिडर नहीं करना है। आपको इंडाइजेशन किसी भी बड़े व्याधि में धोखे में डाल सकता है। सो इंडाइजेशन को सिंपल गैसेस होते हैं, बाकी कुछ तकलीफ नहीं है, पेट तो रोज साफ होता है, लेकिन गैसेस होते हैं ये भी एबनॉर्मल है, तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। देन कफो मेद दुष्टि चिकित्सा, मेद को यानी कि हमारे ओबेसिटी को, फैट को हिलाना है, कफ दोष को कम करना है, देर से उठना ये भी एक हेतु है इसमें, तो उसको भी हमें दूर करना है। आयुर्वेद में कुछ ट्रीटमेंट्स बताई गई है, जैसे कि वमन चिकित्सा है जिसमें हम कफ दोष को निकालते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। विरेचन चिकित्सा दी गई है जो कफ और पित्त दोष को गुद मार्ग से बाहर निकालती है। फिर ये वमन, विरेचन और बस्ती चिकित्सा, ये तीनों भी लोकली वहां के पेल्विस में के अवयव में का स्थानिक दोष प्रकोप जो भी हुआ है उसे निकालने में आपको मदद करती है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? पेल्विस में, यानी कि पेट के निचले भाग में है। सो पेट के निचले भागों से दोषों का निर्हरण करना है, सिंपल लैंग्वेज में टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। सो टॉक्सिन से बाहर निकालने के मार्ग वमन, विरेचन, बस्ती ये दिए गए हैं, तो उनको सही वैद्य की सलाह से आपको करना है। फिर उसके बाद में है बहिर्मार्जन चिकित्सा, यानी कि क्या क्या कर सकते हैं? ऑयलिंग कर सकते हैं। तिल के तेल के ऑयलिंग से फैट मेल्ट होने लगता है, मेद कम होने लगता है और अपने आप एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप डाउन होकर प्रोजेस्टेरोन लेवल भी ड्रॉप डाउन होने लगते हैं और मेंसेस रेगुलराइज होने में मदद करते हैं। उद्वर्तन यानी कि स्क्रबिंग ऑफ द बॉडी, आजकल कोई ऑयलिंग भी नहीं करता, उद्वर्तन भी नहीं करता है। सो ऑयलिंग और उद्वर्तन ये दोनों भी जरूरी है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा होता है, टॉक्सिन्स लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ में बाहर निकल जाते हैं, ब्लड प्योर हो गया तो अपने आप मेंसेस भी प्योर हो जाएंगे। सो उद्वर्तन, स्क्रबिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल है, आसान है। एक पाउडर के डिब्बे में ज्वार का आटा, मसूर दाल का आटा और हल्दी डाल दो, बॉडी को गीला करो, ऊपर से पाउडर डालो, स्क्रब करो और क्लीन करो। साबुन जितना ही समय लगता है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है उसके बाद में शिरोधारा, शिरोपिचू, नस्य चिकित्सा, जो आपको आयुर्वेद वैद्य की सलाह से करना चाहिए। शमन चिकित्सा में डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। सो मेडिसिन के बारे में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आज का सेशन वुमेन्स डे पर वुमेन्स हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। सो विदाउट मेडिसिन हम हमारे पीसीओडी को कंट्रोल करने वाले हैं। सो मेडिसिनल पार्ट डॉक्टर विल सी। आज हम जानेंगे कि यौगिक और आहारीय चिकित्सा से हम इस पीसीओडी को गुड बाय कैसे कहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द डाइट। ऐसा कौन सा डाइट है जो पीसीओडी को कम करता है? सबसे पहले लो फैट डाइट, अगर आप ओबीज है तो, लेकिन ये लेते वक्त एचडीएल और एलडीएल, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी लिपिड्स के बारे में पता होना आपको जरूरी है। जो गुड फैट्स है वो लेने ही चाहिए, चाहे आप ओबीज हो या चाहे आप बारीक हो, थिन हो, क्योंकि ऑयल्स ये संधान करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए हम 2 स्पून गाय का घी हमारे खाने में हर रोज रखेंगे, जो वात का प्रकोप कम करेगा और कफ के संधान कर्म को बिगड़ने नहीं देगा। सो लेट अस रूल आउट द लाइफस्टाइल। सुबह उठकर रात को सोते समय तक आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। योर मॉर्निंग शुड स्टार्ट विथ, मैं डाइट के बारे में पहले बताती हूँ। आपको मॉर्निंग में सुबह
गुनगुना पानी पीना है जो कफ का दोष का निर्हरण करेगा, ब्रश के बाद में। हाँ, लेकिन उसके बाद में हम क्या करेंगे, तेल लगाकर व्यायाम करेंगे, योग साधना करेंगे। व्यायाम के बाद में हम उद्वर्तन करेंगे, उद्वर्तन के बाद में हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में हमारा सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में हम नाश्ता करेंगे। पीसीओडी का ऐसे कौन सा स्पेशल डाइट है क्या? इट डिपेंड्स ऑन योर हेतु, आपके हेतु के ऊपर निर्भर है कि आपका डाइट क्या होगा। लेकिन ऐसा डाइट जो फाइबर्स रिच हो वो हमें ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। उसके बाद में हम आगे जैसे कि हम ओट्स ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन आएंगे कि फिर एग्जैक्टली क्या खाना है, इसलिए पहले ही बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या खाना है आपको। सो ऐसा डाइट आप ले सकते हैं। मैं तो मेरे पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो 8:30 बजे चपाती और सब्जी खाओ, दोपहर में दाल राइस खाओ, और रात को आप लाइट खाना खाओ। सो 3 बार खाने को डिवाइड करना है। शॉर्ट बट फ्रीक्वेंट मील्स आपके दीपन पाचन को बरकरार रखता है। 2 नियमों का पालन करना है, जब तक भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाना, और जितनी प्यास है उतना ही पानी पीना, 6 से 8 घंटे की नींद सही होना। ये 3 चीजें अगर सही करते हो तो मुझे लगता है कि आधी प्रॉब्लम वहीं पे फिनिश अप हो जाएगी। सुबह 9 बजे से पहले स्नान, व्यायाम, ये सारी चीजें होकर जानी चाहिए। कफ के काल में सोओगे तो डेफिनेटली आपका कफ जो है वो बढ़ता जाएगा, तमोगुण जो है वो बढ़ता जाएगा। आपके खाने में सुबह 11 बजे बहुत सारे फ्रूट्स होने चाहिए। The fruits which are going to help for the PCOD are papaya, which will help to make it break down। जो भी ये है वो ब्रेक डाउन करने के लिए, पीसीओडी के जो एग्स है जो क्रम्पल्ड हो चुके हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए वो काम में आ सकते हैं। उसके बाद में है हमारा अनानास, पाइनएप्पल, वो भी आपको मदद करेगा। अभी सीजन चालू है शुगर केन, लेकिन लकड़ी के घाने से निकाला हुआ, तो वो भी पीसीओडी के लिए बहुत बेहतर है। एंड उसके बाद में घरेलू नुस्खा है लेकिन बहुत काम का है, वो है कुमारी, एलोवेरा। सो एलोवेरा जो है, कोई भी जेल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन नहीं बता रही हूँ। ये जैसे सब्जियां खाते हैं वैसे थोड़ा सा एलोवेरा का जेल कट करके उसके पत्ते में से हमें निगलना है। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। उसके बाद में है गुड़। हर खाने से पहले अगर आप थोड़ा सा गुड़ लेते हैं, यानी अपान काल में गुड़ लेते हैं घी के साथ में, तो फिर आपके पीसीओडी का भेदन करने के लिए आपको मदद हो सकती है। ये थोड़े से डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द राइस? जो भी राइस आप ले रहे हो वो राइस पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना राइस। अगर वो नया है तो वो कफ का प्रकोप करके पीसीओडी की तकलीफ बढ़ा सकता है। इसीलिए 1 साल पुराना राइस आपको आपके खाने में यूज करना है। न्यूट्रिशियस डाइट लो, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ये सही मात्रा में होने चाहिए, विटामिन ये सही मात्रा में होने चाहिए, लेकिन उसका जो प्रमाण है वो भी सही हो। आधा पार्ट पेट का सॉलिड फूड से भरे, 1/4 पार्ट आप लिक्विड फूड से भरे, और 1/4 पार्ट आप एम्प्टी रखे, पेट भर के खाना नहीं खाना है, नहीं तो इंडाइजेशन होकर पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। अंडरस्टूड? अभी इस दिनचर्या के साथ में और खाने के साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन से डोंट्स है जो हमें नहीं करने हैं। देर से उठना, सिर से ठंडे पानी से नहाना, शाम का सिर से नहाना, पिज्जा, चीज ऐसी चीजें फ्रीक्वेंटली खाना, बासी खाना खाना, 4-5 घंटे से ऊपर बनाए हुआ खाना खाना, ये सारी चीजें पीसीओडी की बढ़ाने वाली हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेस, जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तभी भी पीसीओडी की प्रॉब्लम राइज होती है। क्यों? क्योंकि मन का शरीर पर, शरीर का मन पर प्रभाव होता है। सिंपल है, जब हम दुखी हो जाते हैं क्या हमें खाना जाता है? हमें खाना नहीं जाता है जब हम दुखी होते हैं, राइट? क्यों? क्यों नहीं जाता है खाना? इच्छा ही नहीं है उसके ऊपर, इसीलिए हमें खाना नहीं जाता है।
सो इसका मतलब है मन का शरीर पर परिणाम होता है। जब खाना खाते हैं, चलो किसी ने बोल दिया इसलिए खाना खाया भी, तो उसका इंडाइजेशन हो जाता है। हम बोलते हैं खाना सामने देखा तो वॉमिटिंग जैसे हो रहा है, आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ है। तो अगर ये प्रॉब्लम सस्टेनेबल रह गई तो भी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जल्दी उठो, खुद के काम को मैनेज करो, अपने किसी दोस्त के साथ बातें करो, किस चीज का स्ट्रेस आ रहा है, हेल्थ का आ रहा है, फैमिली स्ट्रेस आ रहा है, एजुकेशन का स्ट्रेस आ रहा है, किस चीज का स्ट्रेस आ रहा है, वो आपको शेयर करना चाहिए। जहां पे आप कंफर्टेबल हो, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कहीं पे तो भी आपको शेयरिंग जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए व्यायाम, आनंदी रहना, गाना गाना, आपकी हॉबी को ज्वाइन करना, ये भी आपका स्ट्रेस कम कर सकता है। स्ट्रेस कम हो गया तो हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, हार्मोन्स बैलेंस हो गए तो पीसीओडी गायब हो जाएगा। इट इज सो सिंपल। हमने ऐसे भी देखा है कई बार पीसीओडी के प्रॉब्लम से परेशान कई सारे मेडिसिन लेकर स्ट्रेस में आकर पेशेंट आते हैं। सब मेडिसिन बंद कर दो, आपकी हॉबी क्या है, हॉबी क्लास लगाओ, 1 महीने बाद मिलेंगे और 1 महीने में ऑन डेट साइकिल आ जाती है और पेशेंट कहता है मैडम सच में ये तो मैजिक था। ये मैजिक नहीं था, ये डिस्ट्रेसिंग था, जो आपके शरीर पर नहीं आपके मन पर हावी हो गया था और उसका परिणाम आपके शरीर पर हो रहा था। सो दिस इज हाउ psychophysiological PCOD comes with it and we can fight with the stress management. अभी बात करते हैं यौगिक चिकित्सा के बारे में। एज अ योगा काउंसलर आई कैन टेल यू दैट योगा में इतनी शक्ति है जो आपके शरीर के, आपके मन के और आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के रक्षण के लिए काम कर सकता है। ऐसे कौन से स्पेसिफिक योगा पोस्चर्स है जो पीसीओडी के लिए मदद कर सकते हैं? एक्चुअली आज हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको पीसीओडी के योगा के बारे में सिखाऊं, लेकिन डेफिनेटली कुछ आसन हैं जो मदद कर सकते हैं, जैसे कि वज्रासन, पवन मुक्तासन, एक पाद संचालन, मार्जारासन, सिंहासन, उसके बाद में हमारा गोमुखासन, शशांकासन, ये सारे आसन हमारे पीसीओडी को ट्रीट करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही योग यानी सिर्फ आसन नहीं है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा यहां तक है। सो मन में धारणा होनी चाहिए, धार जैसे एक सतत विचार होना चाहिए कि मुझे इस डिसीज से बाहर निकालना है। अगर आपकी धारणा पक्की है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कितना समय लगता है ये पीसीओडी जाने के लिए? कम से कम 1 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। यस, आई हैव ट्रीटेड मेनी पेशेंट्स विथ पीसीओडी। 1 महीने में आई हैव रिपोर्ट्स विथ मी कि 19 सीसी वॉल्यूम था, चिकित्सा के साथ में और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ में 1 महीने में 11 सीसी। सोनोलॉजिस्ट भी कह रहे थे कि कहीं गलती तो नहीं हो गई देखने में। 1 महीने में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको सातत्यपूर्ण फॉलो करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल को और डाइट रेजिमी और यौगिक साधना को सबको एक साथ मिलाकर अगर हम इस पीसीओडी को फाइट करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन विन दिस पीसीओडी 100%। ओके, इस पीसीओडी को फाइट क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये आपके सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक, कौटुंबिक और आपके सामाजिक स्वास्थ्य पर भी परिणाम करता है। इनफर्टिलिटी जैसे सीवियर कारण के साथ साथ आपके सौंदर्य की हानि करने वाले जैसे अनचाहे बाल हो, या ये भी आपको लो कॉन्फिडेंट फील कराता है। ओबेसिटी आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होने देता है। सो इसीलिए पीसीओडी जाता ही नहीं है, ये मन से निकाल दो। मैंने बताए हुए तरीकों को अपनाओ। जो भी कारण आपको लगते हैं, जो आज के सेशन में सुने हैं वो कारण है, तो उसे दूर करो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज पर जो एक वीडियो है रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक इंटरव्यू है स्पेशली
कि रजस्वला परिचर्या कैसी होनी चाहिए, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, वो भी सुनो, क्योंकि उसके वजह से भी मेंसेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये अगर पता नहीं है तो भी पीसीओडी हो सकता है। इसीलिए उसको जरूर सुनो, वो भी 20 to 30 मिनट्स का सेशन है। आज तो इतना हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी आपको सुनना है कि रजस्वला परिचर्या क्या होती है। ओके, सो इस तरीके से हम सब मिलके योगा के साथ में इसको, पीसीओडी को, डाइट के साथ में इस पीसीओडी को, आयुर्वेद के साथ में इस पीसीओडी को फाइट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दैट कि ये सेशन शायद कई महिलाओं तक पहुंचाने से उनको अच्छा लग सकता है। यस, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पर होगी, आप ये शेयर कर सकते हो और फिर से एक बार सुन सकते हो। So thank you so much and happy Women's Day to all once again.